नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत या साक्ष्य से जुड़े कानूनी प्रावधान की जानकारी देंगे। कोर्ट में जब भी किसी केस की सुनवाई होती है तो दोनों पक्ष अपनी दलीलों को बल देने के लिए सबूत पेश करते हैं। साक्ष्य या सबूत साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में विस्तार से धाराओं का वर्णन है। दीवानी हो या फौजदारी, दोनों ही प्रकार के मामले में अब इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उपयोग होता है। सबूत शब्द में वो सभी दस्तावेज शामिल हैं जिन्हें न्यायालय के समक्ष लाया जा सकता है और मामले के तथ्यों के बारे में अदालत को आश्वस्त किया जा सकता है। जब वादी किसी अन्य व्यक्ति पर आरोप लगाता है या वाद दायर करता है, तब वाद दायर करने वाले व्यक्ति या आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर ही सबूत का भार होता है। ऐसे में सबूत की महत्वता बढ़ जाती है। मौखिक साक्ष्य में मामले के तथ्यों के मामलों के संबंध में गवाह द्वारा प्रस्तुत सभी बयान शामिल हैं, जबकि दस्तावेजी साक्ष्य में सभी दस्तावेज शामिल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल होते हैं। ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। सबूत से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार में जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता केशरी कुमार तिवारी जी। तिवारी जी आपको सबूत से जुड़े तमाम नियम कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा है। हमारा नंबर है 0120612796 इसके अलावा एक और अन्य नंबर 0120612796। इन नंबर्स पे कॉल करके सबूत से जुड़ी कानूनी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका तिवारी जी। सबसे पहले आपसे एविडेंस के बारे में ही पूछना चाहेंगे क्योंकि आज का टॉपिक उसी से जुड़ा हुआ है। तो एविडेंस या सबूत की जब हम बात कर रहे हैं तो वो होता क्या है? सबसे पहले जो इसकी परिभाषा है वो समझना चाहेंगे। देखिए पूजा जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के पैरा 6 में इसके बारे में विस्तृत रूप से दिया गया है। साक्ष्य से हमारा मतलब ये है कि ऐसे स्टेटमेंट जिसके जांचाधीन तथ्यों को के विषय में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की को अलाउ करता है या अपेक्षा करता है, ऐसे साक्ष्यों को मौखिक साक्ष्य कहा जाता है। और ऐसे साक्ष्य जो कि न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं, जिनको दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसे दस्तावेजी साक्ष्य कहा जाता है। तो ये दो तरह के साक्ष्यों के बारे में दिया गया है। ठीक है, ये तो रही कि एविडेंस से सबूत होते क्या हैं। अब अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट्री दस्तावेजों की या ओरल एविडेंस की, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? दस्तावेज सबूतों की वैधता कैसे साबित हो सकती है? सर, दस्तावेज लिखत को लिखत द्वारा प्रूव किया जाएगा। धारा सेक्शन 91 ऑफ एविडेंस एक्ट में क्लियरली मेंशन है, जो भी लिखित में होगा उसका लिखत ही साक्ष्य दिया जाएगा। अब किन बिंदुओं की जब बात करें तो किन बिंदुओं पर गवाही दी जा सकती है? वो कौन कौन से अहम मुद्दे रहते हैं? किस किस पर जो कोई गवाह है वो अपनी गवाही पेश कर सकता है? जो भी विवादक तथ्य होते हैं, फैक्ट्स इन इशू, और जो भी रिलेवेंट फैक्ट होते हैं उनका ही साक्ष्य दिया जा सकता है। गवाही दे कौन सकता है सर, और क्या गवाहों की जो संख्या है वो निर्धारित होती है कि इस केस में इतने गवाह ही माने जाएंगे, इतनों को ही मान्यता मिलेगी? ये किस तरह से डिफरेंशिएट और किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है इन सबको? साक्ष्य अधिनियम में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति सक्षम गवाह होगा जो कि प्रश्न के न्यायालय जिससे रिजनेबल समझ सके। कोई भी क्वेश्चन करती है तो उसका उत्तर युक्तियुक्त तरीके से देता है तो वह सक्षम गवाह माना जाता है। और गवाहों की संख्या एक भी हो सकती है, मोर देन वन भी हो सकती है। इसके लिए सेक्शन 134 में मेंशन किया गया है कि ये निश्चित नहीं है कि कितनी संख्या होनी चाहिए। किसी केस को प्रूव करने के लिए एक भी गवाह की गवाही हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है।
ठीक है, मतलब निर्धारित नहीं किया गया है ये कि कितने जो है गवाह दिए जा सकते हैं, लेकिन गवाही की जो क्रम है और सबूत किस आधार पर दिए जाते हैं, कौन से गवाह मान्य होंगे नहीं मान्य होंगे और सबूत से जुड़ी जो तमाम जानकारी है वो आज हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप भी कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, जुड़कर जो भी सवाल है आप पहुंचा सकते हैं हम तक, उससे जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। टेलीफोन लाइंस लगातार खुली हुई है, नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, इन नंबर्स पर आप कॉल करके तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आगे आपसे समझना चाहेंगे हम, जब हम गवाहों की बात कर रहे हैं तो गवाही किस क्रम में दी जाती है, मतलब किस आधार पर, किस क्रम में इसको जो है पेश किया जाता है? गवाहों के क्रम में उसका कोई निश्चित हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी भी क्रम में गवाह को बुलाया जा सकता है, ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है जी। वैसे तो कंप्लेंट को पहले बुलाया जाता है, लेकिन ये कोई जो कंप्लेंट ही पहले है, कोई भी गवाह जो उपस्थित है तो उसका प्राइवेट एग्जामिनेशन किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हुए आपसे डाइंग डिक्लेरेशन या मरने से पहले दिए गए बयान, उसके बारे में समझना चाहेंगे। उस बयान के बतौर सबूत कितने वैध उसको माना जाता है और कब इस पर सवाल खड़े उठ सकते हैं? देखिए, सेक्शन 32 ऑफ द एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में निश्चित रूप से दिया गया है। तो कोई भी व्यक्ति, इसके डाइंग डिक्लेरेशन होता क्या है, कोई भी व्यक्ति अपने मृत्यु के बारे में जो अपना स्टेटमेंट देता है मृत्यु के बारे में और या उन परिस्थितियों में जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई, उस ऐसे कथन को डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। और डाइंग डिक्लेरेशन में क्योंकि व्यक्ति जो मरने वाला होता है अबाउट टू डाई, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसका ऐसा प्रिजम्पशन है कि जो भी मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, यानी ये प्रिजम्पशन माना जाता है जनरली। और उसके मुख पर जो भी वचन आएंगे, जो भी स्टेटमेंट आएंगे, वो सत्य ही होंगे, इसलिए डाइंग डिक्लेरेशन को ट्रू माना जाता है। तो कैसे जी, क्या कोर्ट में भी इसी से जुड़ा सवाल है ये कि क्या कोर्ट में भी इन सब बातों का कोई आधार है? जैसे आपने जिक्र किया कि कहा जाता है ऐसा कि मरने वाला शख्स झूठ नहीं बोलता, उसके शब्दों में जो होती सच्चाई होती है, क्या कोर्ट इन सब बातों को वेरीफाई करता है? क्या कोर्ट इन सब बातों को मानता है गवाही के तौर पर? जनरल रूल बनाए गए हैं। किसी पहली बात तो ट्यूटरिंग नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जैसे मरने वाला है अबाउट टू डाई, तो उसकी ट्यूटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जनरली कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष होना चाहिए। लॉ ये परमिट करता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष होना है, लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी भी व्यक्ति के समक्ष हो सकता है डाइंग डिक्लेरेशन। उसकी अलग अलग एविडेंसी वैल्यू होती है। जैसे कभी कभी मरने के बाद कभी कभी आदमी अबाउट टू डाई मरने ही वाला होता है, लेकिन किसी कारण से बच जाता है जी। तो उसके एविडेंस वैल्यू चेंज हो जाती है, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन में न आके उसकी वैल्यू आ जाती है। सेक्शन 157 में कोरबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज किया जाता है। सेक्शन 145 ऑफ एविडेंस एक्ट में उससे रिबटल के लिए कोई अगर पहले स्टेटमेंट दिया है उसके रिबटल के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं साक्ष्य से जुड़ी कानूनी प्रक्रिया की, सबूत से जुड़ी कानूनी पहलू क्या है उसके बारे में अधिवक्ता महोदय हमें तमाम जानकारी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। अब आपसे जानना चाहेंगे सर कि क्या जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य हैं उसकी पुष्टि की आवश्यकता होती है क्या? देखिए, परिस्थिति जन साक्ष्य जो होता है टोटल सर्कमस्टांस परिस्थिति पर डिपेंड करता है, इसलिए उसको प्रूव करने के लिए उसके चेन को कंप्लीट करना पड़ता है। अगर चेन की एक भी कड़ी ब्रेक हो जाती है तो एविडेंस तो उसको हम प्रूव नहीं कर सकते और एक्यूज को एक्विटल मिल जाता है। इसलिए उसमें हर कड़ी पर ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही एक दूसरे को कोरिलेट करने के लिए हमें हर कड़ी को पुष्ट करना आवश्यक है। अब सेक्शन 144 की बात करें तो एविडेंस एक्ट क्या कहता है और उसका महत्व क्या है? देखिए, सेक्शन 144 में दिया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंटेंट के बारे में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है या इसके अलावा एक दो, जैसे कोई संविदा कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट है या अनुदान कर लिया या संपत्ति का डिस्पोजल के बारे में गवाही देता है, तो उसके बारे में उसे प्रूव करना पड़ता है।
अगर वो हाँ में करता है, हाँ वह जिस समय गवाही दे रहा था, साक्ष्य दे रहा था, तो उसके विषय में विरोधी पक्षकार कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि मौखिक साक्ष्य के बारे में आपत्ति कर सकता है कि क्या वह क्यों ऐसा दे रहा है, और मूल को प्रोड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो कृष्ण जी सेकेंडरी एविडेंस होता है उसकी जरा परिभाषा बताइए, क्या होता है सेकेंडरी एविडेंस, कैसे उसको कंसीडर किया जाता है, क्या महत्व है इसका? सेकेंडरी एविडेंस सेक्शन 63 ऑफ एविडेंस एक्ट में मेंशन है। इसमें 5 तरह के दिए गए हैं कि 5 तरह के डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस किए जाएंगे वो सेकेंडरी एविडेंस में आएंगे। जैसे मूल कॉपी है जी, मूल कॉपी का अगर फोटो कॉपी प्रोड्यूस करते हैं वो सेकेंडरी एविडेंस में आएगा। इसी तरह से मूल को देखकर कॉपी बनाई गई है तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस में आता है। इसी तरह से 5 तरह की कंडीशन डिस्क्राइब की गई है, अगर उसको कवर करता है तो वो एविडेंस सेकेंडरी एविडेंस में आता है। सीसीटीवी फुटेज की बात करें तो सीसीटीवी फुटेज बतौर सबूत कितना प्रभावी है या कानूनी तौर पर कितना वैध है? क्योंकि आजकल हम केसेस देखते हैं कि ज्यादातर केसेस में सीसीटीवी फुटेज को तवज्जो दी जाती है, वही जो है साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर दिखाया जाता है। तो कितना वैध कानून की कोर्ट की नजर में? सीसीटीवी फुटेज वैलिड माना जाता है, लेकिन इसके लिए सेक्शन 65B में उसके इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ का एविडेंस दिया जाता है। तो उसके अगर वो एविडेंस एफिडेविट दिया जाता है वो करेक्ट है तो कोर्ट उस पर बिलीव करती है। इसलिए कभी भी सीसीटीवी फुटेज को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, वह पूर्ण रूप से एविडेंस माना जाता है। ठीक है, अब अगर हम एफएसएल रिपोर्ट की बात करें तो वो क्या होता है, उसके बारे में जरा विस्तार से बताइए, उसका महत्व क्या है वो भी बताइए। एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में अगर कोई जांच का मटेरियल दिया जाता है, जैसे कोई दस्तावेज दिया जाता है या कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है, तो एफएसएल ये फॉरेंसिक लेबोरेटरी रिपोर्ट लेबोरेटरी द्वारा दी जाती है। तो उसके रिगार्डिंग उसमें जांच करके दिया जाता है और ये एक ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है। अब क्या पुलिस द्वारा अवैध रूप से एकत्रित किए गए जो साक्ष्य हैं वो स्वीकार्य होते हैं? क्या वो एक्सेप्टेबल है? एविडेंस किसी भी तरीके से अगर वो इलीगल भी कलेक्ट किया जाता है, अगर वो सपोर्ट करता है केस को, दैट उसको वैलिड माना जाता है। और सर, किन मामलों में अप्रत्यक्ष मौखिक या साक्ष्य की अनुमति दी जा सकती है? उसमें किसमें अनुमति दे दी जाती है? किसी भी मैटर में दे सकते हैं। सर्कमस्टेंशियल कोई भी इनडायरेक्ट सिचुएशन है तो उसमें हम मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं, बशर्ते वो ट्रू होना चाहिए और केस को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो है जानकारी जुटानी चाहिए कि कभी भी कोई केस हो जाए कि सबसे पहले जो है आप अपने साक्ष्य को ध्यान से रखें, अपने सबूत वो मिस ना हो जाए। इसके बारे में ज़रा लोगों को बताइए कि कई बार जो है सबूतों के अभाव में आपके पास एविडेंस नहीं होते तो आप सच बोलते हुए भी गुनाहगार बन जाते हैं, आप अपना सच साबित नहीं कर पाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, क्या लोगों को आपकी सलाह है? देखिए, कभी भी सभी कहते हैं सत्य कभी नहीं आता। तो अगर आप अपनी तरफ से कोई भी ट्रुथ है उसको कोर्ट के सामने लाते हैं तो निश्चित रूप से वो कहीं कहीं कोरोबरेट होकर उसका रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि सत्य कभी हारता नहीं। चाहे जितना भी लैक ऑफ एविडेंस हो, लेकिन लास्ट में हमें उसको सपोर्ट मिल जाता है। सब पूरा देखने के बाद, पूरे फैक्ट को देखने के बाद हमारा सपोर्ट मिल जाता है, फिर सपोर्ट हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि कितना ज़रूरी है लोगों के लिए कि वो इस बात को समझें कि सबूत आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है, इसी को मैं आगे बढ़ाकर ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर नहीं है, कैसे वो साबित कर सकते हैं? क्या उनके पास विकल्प रह जाते हैं? कैसे जो है वो यकीन दिलाएं कि उनका जो केस है वो कमतर नहीं है? वो अपना केस कैसे डिफेंड कर सकते हैं आगे? देखिए, जो भी किसी भी केस में अगर अभियोजन प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो भी एविडेंस है, जितने जल्दी हो उसको कलेक्ट करना चाहिए। अगर उसमें देरी होती तो धीरे धीरे उसमें फ्यूचरिंग या कुछ डिस्ट्रॉय होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी केस को करते हैं, लॉ उसी की हेल्प करता है जो उसकी हेल्प करता है, लॉ की। इसलिए कभी भी एविडेंस को कलेक्ट करने में देरी नहीं करना चाहिए और जो ट्रूथ हो उसको एज इट इज रखना चाहिए। इसमें अगर डिस्टॉर्ट करते हैं, अगर कुछ बनावटीपन लाते हैं तो हमारा केस और वीक हो जाता है। इसलिए हमें जो एग्जैक्ट है वही लाना चाहिए रिकॉर्ड पर।
बिल्कुल केशरी जी, आपने सबूत से जुड़ी तमाम जानकारी पहुंचाई हमारे दर्शकों तक। बहुत शुक्रिया, आप कार्यक्रम में जुड़कर आपने बताया कि कितना महत्व है साक्ष्यों का, सबूतों का। फिलहाल के लिए लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।